आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में बताएंगे। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस क्लास में हम सभी मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसके संवैधानिक प्रावधान, उसका अर्थ और उसके बाद ये पढ़ेंगे कि जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास व्यक्त करती है तो अविश्वास व्यक्त करने के तरीके क्या क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब लोकसभा अविश्वास व्यक्त कर देती है मंत्रिपरिषद के प्रति तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनेगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों का चुनाव करेगा। 75(2) में ये कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। तो यहां पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये है, ये सैद्धांतिक तौर पर है। व्यवहार में यह जो शक्ति है इसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद से च्युत कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। वास्तव में यह जो शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है प्रधानमंत्री को, यह प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बनाता है और इसके माध्यम से वह अपने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सदस्यों को अनुशासित करता है और उनसे जब मतभेद हो जाते हैं तो त्यागपत्र मांग सकता है और त्यागपत्र न देने की स्थिति में वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि यह मंत्री को पदच्युत किया जाए। यहाँ पर एक बात और समझना है कि हमारे संविधान में सिर्फ मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख है। इस मंत्रिपरिषद में कितनी प्रकार के मंत्री होंगे इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। व्यवहार भी यदि आप देखें तो 4 प्रकार के मंत्री आपको मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री मिलते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और चौथे होते हैं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है और इनको प्रधानमंत्री ही इनका विषय आवंटित करते हैं। राज्य मंत्री को ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता। राज्य मंत्री को आवश्यकता होने पर जब इसके विभाग से संबंधित विषय की चर्चा कैबिनेट में होती है, मंत्रिमंडल में होती है, तो इसे इनवाइट किया जाता है, इसको आमंत्रित किया जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है और इसको विषय भी कैबिनेट मंत्री ही आवंटित करता है। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अधीन हो सकता है और इनको विषय भी इनसे संबंधित मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही आवंटित करते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय है मंत्रियों के प्रकार का। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके समूह को ही हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं।
तो वास्तव में सरकार के जो निर्णय होते हैं वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं, जिसमें सभी मंत्री को भागीदारी करने का अधिकार होता है। और जब आवश्यकता होती है तो मंत्रिपरिषद की भी बैठक होती है, जिसमें चारों प्रकार के मंत्री उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसके बाद 75(3) में ये महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ के संदर्भ में दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ये कहा गया, पहली बात कि मंत्रिपरिषद, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है, जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देगी तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह भी अर्थ होता है कि जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद कई भाग मंत्रिमंडल अभी हमने स्पष्ट किया था, इसमें जो निर्णय होता है, इस निर्णय से सभी मंत्री बंधे होते हैं। सभी मंत्री बंधे होते हैं। इसका अर्थ ये है, सदन में या सदन के बाहर प्रत्येक मंत्री को इस निर्णय की रक्षा करनी होती है। तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आपको इसका संवैधानिक प्रावधान याद रखना है कि यह 75(3) से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और तीसरी बात ये कि मंत्रिमंडल के निर्णय से सभी मंत्री बंधे होते हैं, सदन के बाहर और सदन के भीतर उन्हें इसकी रक्षा करनी होती है। तो ये संवैधानिक प्रावधान और अर्थ। इसके बाद यदि लोकसभा इस मंत्रिपरिषद के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करती है तो वो अव्यक्त कैसे होता है? अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास करने के तरीके क्या हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। तो पहला तो ये है कि सरकार जब धन विधेयक लाती है या वित्त विधेयक लाती है या कोई सरकार साधारण विधेयक लाती है, कोई सामान्य विधेयक है या कोई संकल्प प्रस्ताव सरकार के द्वारा आता है, और यदि लोकसभा उसको नामंजूर कर देती है तो ये माना जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है। दूसरा, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इस अविश्वास प्रस्ताव को यदि लोकसभा स्वीकृति प्रदान कर देती है, मंजूर कर लेती है, तो ये माना जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है। तीसरा, यदि सरकार से जुड़े हुए मंत्रीगण या सरकार के द्वारा सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इस विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा नामंजूर कर देती है, तो ये मान लिया जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है। तो लोकसभा अविश्वास करती है मंत्रिपरिषद पर, उस पर उसके ये तीन तरीके हैं। अगर इन तीन तरीकों में से कोई भी स्वीकृत हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि लोकसभा ने मंत्रिपरिषद का विश्वास खो दिया है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यदि लोकसभा अविश्वास करती है मंत्रिपरिषद पर, तो अविलंब मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को
त्यागपत्र देना होगा। और इस त्यागपत्र में जैसा आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो त्यागपत्र दोनों सदनों के मंत्रियों को देना होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। भले ही लोकसभा का विश्वास है, लेकिन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, चाहे वह लोकसभा के हों चाहे वह राज्यसभा के हों, सभी को त्यागपत्र देना होगा।